हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ड ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज की क्लास से हम शुरू करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि बिजनेस लॉ के सिलेबस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप सीए स्टूडेंट हो, सीएमए स्टूडेंट हो, सीएस स्टूडेंट हो, या आप एक लॉ स्टूडेंट हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर बिजनेस लॉ आपका सिलेबस है, तो एनआई एक्ट जो है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम्स में। तो चलिए इस एक्ट को समझते हैं। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को विथ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किस सब्जेक्ट मैटर पे है? तो ये एक ऐसा एक्ट है जो कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया गया था और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को रिकग्निशन देता था, लीगल रिकग्निशन देता था, जहां पर लोग ट्रांजैक्शन करने के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए क्रेडिट पे सामान को लेते थे। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि जहां पर एक पर्सन जो किसी से किसी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो उसको कहता है कि मैं तुमको इतने रुपए इतने दिन में दे दूं। तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स से जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते थे, उसके लिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था। अब आपके रेफरेंस के लिए, या हम लोग जिस टाइम पर रह रहे हैं वहां पर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो रेलेवेंट पोर्शन है वो है चेक। ओके, अब इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं जिनको एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज किया जाता था, क्योंकि एक्ट बहुत पुराना है। और पहले पैसों का लेन देन अभी जो आप देखते हो यूपीआई के थ्रू, इंटरनेट से जितने भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वो तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करते थे। आप अगर 90s के भी टाइम पर चले जाओ तो भी, या अर्ली 2000s में भी, बैंक्स इतने ज्यादा इन्वोग नहीं थे। अगर हम लोग बिल्कुल एक रीसेंट टाइम की बात कर लें, तो डीमोनेटाइजेशन के पहले तक लोग कैश में ही ट्रांजैक्शन करना प्रेफर करते थे। ओके, तो वैसे टाइम पर अगर किसी को क्रेडिट पे कुछ लेना देना, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये प्रॉमिस करे कि मैं इतने रुपए इतने दिनों में दे दूं, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को लीगल रिकॉग्निशन देता था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये एक्ट अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन इसका जो हम लोग प्रैक्टिकल यूसेज देखते हैं अभी के टाइम पर, वो है चेक्स। तो बाकी इंडियन लॉज की तरह ये भी इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, प्रमोट भी करता है और रेगुलेट भी करता है, मतलब उनसे रिलेटेड, जैसे कंपनीज एक्ट में हमने देखा कि अगर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनकॉर्पोरेशन के बाद उस कंपनी को कैसे चलाया जाएगा, तो इसी तरह से ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश करता है फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का? तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस को लीगलाइज करना। इससे फायदा क्या था? ट्रेड इजीली किए जा सकते थे, जहां पर एक इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास ऑन होता था। और क्रेडिट, अगर आप बिजनेस के बारे में कुछ भी जानते हो तो आपको पता है कि क्रेडिट कितना इंपॉर्टेंट होता है कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। तो क्रेडिट पे बिजनेस कैसे चलाया जा सके, या क्रेडिट के थ्रू बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे क्रिएट किए जा सके और उनको लीगल वैलिडिटी दी जा सके, इसका ही मेन पर्पस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। अब इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है और इसके जो प्रोविजंस हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उस पे अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, और क्यों, चूंकि ये बहुत पुराना एक्ट है, तो आप इस एक्ट में देखोगे नॉट एप्लीकेबल टू लोकल यूसेजेस इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस अनलेस एक्सक्लूडेड बाय इंस्ट्रूमेंट्स वर्डिंग। ओरिएंटल लैंग्वेजेस क्या है? इंग्लिश को छोड़कर जो लैंग्वेजेस थे उस टाइम पर, उनको ओरिएंटल लैंग्वेजेस कहा जाता था। तो हर लोकल लैंग्वेज में किसी एक टर्म का कुछ अलग मीनिंग होता है। तो जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा है, सेल ऑफ गुड्स में देखा है कि हर सेक्शन का एक एक्सेप्शन होता है कि अगर कस्टम में ऐसा यूसेज है तो वो वैलिड है, वहां पर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसी तरीके से अगर किसी तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लोकली उसको कुछ और कहते हैं, या उसमें कोई लोकल वर्ड्स उस लोकल लैंग्वेज के इंक्लूडेड है, तो उस पे ये सारी चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल नहीं है। अब ये एक्ट लागू हुआ था 1 मार्च 1882 से। क्या क्या कवर होता है इसमें? प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स। तो बेसिकली ये जो एक्ट है, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स। इनसे रिलेटेड जो भी लीगैलिटीज हैं वो आपको इस एक्ट में मिलेंगी। इसके बाद से हुंडीज पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन लोकल यूसेज में अगर हुंडीज का कुछ और
कॉनोटेशन है तो उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर ट्रेजरी बिल्स, बेयरर डिबेंचर्स एक्सेट्रा बाय मर्केंटाइल कस्टम और अदर लॉज। अब ये सारी चीजें ऑब्वियसली दे आर नॉट इन वोग नाउ, लेकिन एक टाइम पर इनके थ्रू ही कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी। तो तब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था वो काफी इंपॉर्टेंट था बिजनेस वर्ल्ड में, ओके, फॉर ट्रांजैक्टिंग मनी। तो इसीलिए इस एक्ट को चूंकि अपडेटेड रखा जा सके और इफेक्टिव रखा जा सके, उसके लिए टाइम टू टाइम इसमें हमेशा अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट 2018 के टाइम पर हुआ, क्योंकि हम चेक्स के भी टाइम पर आप देखोगे कि पहले जैसे चेक्स होते थे और चेक्स को जैसे क्लियर किया जाता था बैंक्स के थ्रू, वैसा अब नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में चेक क्लियर होते हैं, ट्रंकेटेड चेक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको समझना ज़रूरी है वो ये है कि एक्ट जब बना था उस टाइम का कमर्शियल ट्रांजैक्शन और प्रेजेंट 2020s का कमर्शियल ट्रांजैक्शन बहुत ही अलग है। तो अब ये समझते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम किसको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता हो, नेगोशिएट कर सके दो लोग उससे, वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। क्या क्या इसके टाइप्स हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट्स है और चेक्स हैं। अब ये पेबल टू ऑर्डर हो सकता है, बेयरर भी हो सकता है, जैसे कि सेक्शन 13 में डिस्कस किया गया है। तो सेक्शन 13 हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप जान लो कि कितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो एक टाइप होता है पेबल टू ऑर्डर, जहां पे किस पर्सन को पेबल है, वो किस पर्सन को उसके थ्रू पेमेंट किया जा रहा है उसका स्पेसिफिक नाम लिखा रहेगा, और इसका नेगोशिएशन कैसे होगा? बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और एक होता है पेबल टू बेयरर, जिसपे किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा है, जिस पर्सन के भी पोजेशन में वो है वो उस पर मनी डिमांड कर सकता है। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इन राइटिंग होना चाहिए और साइंड होना चाहिए। ठीक है, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे वो इन रिटन होना चाहिए और उस पर साइन होना चाहिए। फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए विदाउट डिफेक्ट्स इन टाइटल। डिफेक्ट्स इन टाइटल का मतलब जो पर्सन ओन करता है उसको वही उसको आगे पास ऑन कर सकता है। चुराया हुआ इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफर किया जा सकता है जब तक उस पर पेमेंट का डेट ना आ जाए। कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मनी। ठीक है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। किस चीज का? पैसे पे करने का। ठीक है, तभी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। उस पे सम, कितना अमाउंट है पैसे का, टाइम और पे, सब कुछ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और रिक्वायर्स डिलीवरी फॉर लाइबिलिटी क्रिएशन। ठीक है, और जब उसका डिलीवर किया जाएगा, जिस पर्सन ने उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया उसको जब दिया जाएगा, तब उसकी लाइबिलिटी होगी कि वो उस पर पे करे। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी जब हम प्रोमिसरी नोट्स और इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो अब हम आते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, जो कि है प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट्स क्या है? ये इनको डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में। These are instruments containing an unconditional undertaking to pay a certain sum of money। ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है प्रोमिसरी नोट, जो कि क्या करता है? एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देता है कि मैं इतना मनी इस पर्सन को दूंगा। ओके, दिस प्रेजेंटेशन विल डेल्व इनटू द मीनिंग, पार्टीज इन्वॉल्व्ड, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोमिसरी नोट्स। ये सारी चीजें अभी हम देखें। तो अभी हमने प्रोमिसरी नोट्स की डेफिनेशन को देखा। तो सेक्शन 4 के हिसाब से ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिटर्न हो, अब कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी टाइप्स हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो सब उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो इन राइटिंग होना चाहिए। ठीक है, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होना चाहिए उसमें, सर्टन सम ऑफ मनी, क्या पे करना है, सिर्फ और सिर्फ मनी। ओके, और वो साइंड होना चाहिए। बैंक्स नोट और करेंसी नोट्स को प्रॉमिसरी नोट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता है। बैंक नोट का मतलब है जो करेंसी, जो नोट्स आप यूज करते हो अपने कैश ट्रांजैक्शन के लिए। मेकर का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। मेकर मतलब जो पर्सन ये साइन कर रहा है या जो पर्सन किसी को पे करना चाहता है थ्रू प्रॉमिसरी नोट, उसका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस टू पे, वो हो गया मेकर, जो कि डेटर है, जिसको किसी को पैसे देने हैं। पे कौन हो गया? जिसको पैसे मिलेंगे थ्रू द प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जैसे मैंने आपको बताया, इन राइटिंग होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बोल कर
प्रॉमिस करना फॉर पेमेंट इज नॉट प्रॉमिसरी नोट। एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसने बोला कि हाँ मैं तुम्हें पैसे ओन करता हूँ, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं तुम्हें, पर्सन आई, पर्सन ए owes this much money to person B and I promise to pay person B this much of money। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। डेफिनेट और अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। ऑब्वियसली पेमेंट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि ये कंडीशन पूरे होने पर ही पेमेंट मिलेगा। सिग्नेचर जरूरी है मेकर का। और प्रॉमिस किस चीज का होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ टू पे मनी। कुछ और पे करने का प्रॉमिस इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इज नॉट प्रॉमिसरी नोट। कितना मनी, एग्जैक्ट अमाउंट भी लिखा होना चाहिए। सर्टेन एंड डेफिनेट मेकर एंड पे। कौन बना रहा है? वो पर्सन भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, पर्सन ए, वो पर्सन भी बिल्कुल उस पे स्पेसिफाइड होना चाहिए कि ये पर्सन ही प्रॉमिस करता है पे करने को। किसको पे कर रहा है? पर्सन बी को पे कर रहा है। कैनॉट बी मेड पेबल टू बेयरर एक्सेप्ट बाय रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो प्रॉमिसरी नोट्स है वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है। वहां पर किसको पे करना है वो नाम हमेशा स्पेसिफाइड होना चाहिए, और सिर्फ रिजर्व बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स या बेयरर प्रॉमिसरी नोट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर इंडियन स्टैम्प एक्ट में जितना भी रूल्स है, कहाँ कहाँ पर स्टैम्प चाहिए, कहाँ कहाँ पर सिग्नेचर चाहिए, उन सारी चीज़ों को भी फुलफिल करना चाहिए एक प्रॉमिसरी नोट। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को अगर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फुलफिल कर रहा है 100%, तब जाकर वो एक प्रॉमिसरी नोट होगा, और वो एक लीगली वैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा जिसपे जो पेई है वो पैसे क्लेम कर पाएगा। ये एग्जाम्पल है एक रियल लाइफ प्रॉमिसरी नोट का। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, इंपीरियल बैंक ऑफ रंगून, यहाँ पर स्टैम्प्स लगे हुए हैं, कितने जगह पर सील लगा हुआ है, इधर सिग्नेचर है, डेट है, प्लेस है। ओके, 1926 का बना हुआ है ये। ऑन डिमांड वी प्रॉमिस टू पे एट द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रंगून टू, सम पर्सन का नाम है यहाँ पर, और ऑर्डर फॉर वैल्यू रिसीव्ड द सम ऑफ ₹20,000 ओनली with interest thereon from this date at the rate of 1.5% per annum। ठीक है, तो कौन प्रॉमिस कर रहा है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया प्रॉमिस कर रहा है। किसको? जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर उसको। कितना रुपीज पे करने का प्रॉमिस है? ₹20,000 पे करने का प्रॉमिस है। ओके, अब ये साइंड है बाय द मेकर। बैंक जो है उसका स्टैंप भी लगा हुआ है बहुत जगह पर। जो इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से जो स्टैम्प चाहिए वो सारे स्टैम्प्स भी लगे हुए हैं, डेट लिखा हुआ है यहाँ पर। सारे रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये एक लीगली वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में हेल्प करते हैं। यहाँ पर भी अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, लेकिन और इसके क्या डायमेंशंस हैं वो भी हम आगे देखें। डेफिनेशन क्या है इसका? इंस्ट्रूमेंट्स इन राइटिंग containing an unconditional order to pay a certain sum of money signed by the maker, जिसको यहाँ पर ड्रॉअर कहते हैं, डायरेक्टेड टू अ पर्सन, जिसको ड्रॉई कहेंगे, और बेयरर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एज अपोज टू प्रॉमिसरी नोट तीन पार्टी है। वहां पर एक मेकर था, एक पेई था, एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा था, दूसरे को पैसे मिल रहे थे। अब यहाँ पर एक ड्रॉअर है, एक ड्रॉई है, और एक पेई है। तो ड्रॉअर कौन है? ये तो मेकर है जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है, मतलब उस वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो पे करेगा। ड्रॉई कौन है? पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन लायबल फॉर पेमेंट अपॉन एक्सेप्टेंस। ड्रॉई कौन सा पार्टी है? जिसको डायरेक्ट किया गया है कि तुम मेकर के बिहाफ पे इसको एक्सेप्ट करना और तुम इसको पे करोगे। और पे कौन है? वो पर्सन जिसको उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे पैसे मिलने वाले हैं। इसके भी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस सिमिलर है। इन राइटिंग होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे होना चाहिए, डेफिनेट और अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए ड्रॉअर का। पार्टीज ड्रॉ, ड्रॉय और पे कौन है वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए। अमाउंट कितना पे करना है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑर्डर टू पे मनी ओनली होना चाहिए, और स्टैम्प पे एक्ट का जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब यहाँ पर फुलफिल्ड होना चाहिए। This is how a real bill of exchange looks like. Date April 30, 2008. Draft number at
At sight of this, first of exchange, second the same tenor, date upon being paid to the order of Commercial Bank Limited, sum of total US dollars 30,804 cents 70 only, वैल्यू रिसीव्ड, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर दिख रहा है। अभी आपने एक रियल एग्जांपल देखा बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब ये प्रोसेस क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज काम कैसे करता है, तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। मिस्टर सैम, लेट्स से कोई पर्सन है मिस्टर सैम, ये ड्रॉर है, इसने गुड्स बेचा, ड्रॉर मतलब ये मेकर है ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसने गुड्स बेचा टू मिस रीता, जो कि ड्रॉई है, ठीक है, एंड ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उसने कुछ गुड्स बेचा मिसेस रीता को और एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिलीवर्ड टू रीता एंड इज एक्सेप्टेड बाय हर अनकंडीशनली। On maturity, drawer presents the instrument to drawee for payment. Drawee receives the payment and transaction is completed. ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक पर्सन ने, मिस्टर सैम ने कुछ गुड्स बेचा था रीता को, जो कि ड्रॉई है। चूंकि ड्रॉर ने सामान बेचा था रीता को ड्रॉई को, तो क्या था, ड्रॉई उसको पैसे देगी, ठीक है। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज रीता के पास फिर से पहुंचेगा, जो कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो रीता क्या करेगी, उस बिल ऑफ एक्सचेंज पर पेमेंट करेगी, और जब ड्रॉर को पेमेंट मिल जाएगा तो ये ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक देखा है प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का, आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों बहुत सिमिलर हैं। तो हम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो पहले तो डेफिनेशन से दोनों आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लगे होंगे, तो मैं डेफिनेशन फिर से नहीं पढ़ रही हूँ। प्रॉमिसरी नोट क्या है, यहाँ पर देर इज अ प्रॉमिस टू पे मनी, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, इट देयर इज एन ऑर्डर फॉर मेकिंग पेमेंट, ठीक है, क्योंकि तीन पार्टीज हैं। ड्रॉर बोलेगा ड्रॉई को कि तुम पे को पैसे दे देना, ओके, जैसे मैंने आपको ये सैम और रीता के केस में बताया। फिर प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होती है, मेकर और पे। यहाँ पे ड्रॉर ड्रॉई और पे तीन पार्टीज हैं। प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, इट इज साइंड बाय द पर्सन हु इज लायबल टू पे, ठीक है, उसी पर्सन ने उसको साइन किया है जिससे पैसे लेने हैं। लेकिन इसमें क्या पे है, क्या है, ड्रॉई को पहले एक्सेप्ट करना होगा। जैसे कि अभी अपने एग्जाम्पल में देखा, रीता को पैसे देने थे सैम को, तो पे ही पहले रीता के पास ले जाएगा उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, रीता उसको एक्सेप्ट करेगी, तब जाकर उस पर पेमेंट देगी, तब वो जो पूरा पेमेंट का जो भी साइकिल चल रहा है वो कंप्लीट होगा। प्रोमिसरी नोट बेयरर को पेबल नहीं हो सकता है, किस पर्सन के लिए बनाया गया वो स्पेसिफाइड नाम होना चाहिए, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेबल टू बेयरर हो सकता है। नाउ वी कम टू थर्ड टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि है चेक्स। चेक्स क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। तो एक तरह से ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि बैंक्स पे ड्रॉ किया जाता है। दिस प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर हम लोग जो चेक्स के डिफरेंट डायमेंशन हैं, ठीक है, जैसे अब हमने बाकी प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में देखा, वैसे ही अब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से चेक्स को समझते हैं। स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉ होता है और पेबल ऑन डिमांड होता है। अब यहाँ पर अब जो अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 6 इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस ऑफ ट्रंकेटेड चेक्स एंड चेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स थे नहीं, तो नए एडिशन के बाद सेक्शन 6 में इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस ऑफ ट्रंकेटेड चेक्स को भी इंक्लूड किया गया है। चेक्स पे कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, पर्सन मेकिंग द चेक को डेटर कहते हैं, स्पेसिफिक बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन, जो कि पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ड्रॉई होता है यहाँ पर, और पे कौन सा पर्सन होता है, जिसका नाम होता है चेक पे, जिसको बैंक पेमेंट करेगा, वो होता है पे। तो इस टेबल से भी आप समझ सकते हो ड्रॉ, ड्रॉई और पे। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ड्रॉई जो है वो बैंक होता है। इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा था वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल है, प्लस ड्रॉई जो है वो हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर होगा, और ये पेबल ऑन डिमांड होता है। जब आप चेक ले जाकर बैंक में प्रेजेंट करते हो तभी आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, इसलिए हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है। अब सेक्शन 6 और क्या बताता है अबाउट चेक्स, तो सेक्शन 6 का जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो बताता है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
This refers to a check that is created and transmitted electronically without the need for physical paper document. तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो, जहाँ पर पेपर पे चेक ना हो, it is generated using computer resources and typically involves the use of digital signature or electronic signatures for authentication. ऑब्वियसली यहाँ पर हैंड रिटन सिग्नेचर नहीं हो सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज़ किया जाता है या डिजिटल सिग्नेचर यूज़ किया जाता है. दीज इलेक्ट्रॉनिक चेक्स प्रोवाइड द सेम लीगल वैलिडिटी एंड फंक्शनैलिटी एज ट्रेडिशनल पेपर चेक्स. तो बेसिकली सेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन 1 आपको ये बता रहा है कि जो वैलिडिटी एक पेपर वाले चेक की है वही वैलिडिटी एक ई चेक की भी होगी. इसके बाद आता है ट्रंकेटेड चेक. तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्रोसेस में ट्रंकेटेड चेक इज वन दैट इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ड्यूरिंग द क्लियरिंग साइकिल. Instead of physically moving the paper check through the clearing process, its image is captured and transmitted electronically for payment processing. आप एक पेपर चेक लेकर जाते हो एक बैंक में, आपको उस पर पैसे चाहिए, ठीक है. बैंक क्या करता है क्लियरिंग प्रोसेस के लिए, आप लेट्स से आपका बैंक है आईसीआईसीआई, आप जो चेक लेकर आए वो स्टेट बैंक का है, या लेट्स से आप स्टेट बैंक में ही हो लेकिन आपका जो बैंक है जहाँ पर आपका अकाउंट है वो दूसरा ब्रांच है, और जिस ब्रांच से वो चेक बनाया गया है, जिस ब्रांच पे वो चेक ड्रॉन है, वो कोई स्टेट बैंक का दूसरा ब्रांच है, ठीक है. तो अब क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने चेक दिया है इसको उस ब्रांच में चेक बैंक लेकर जाएगा जिस ब्रांच पे इसको ड्रॉ किया गया था, ठीक है. या फिर हम लोग अलग अलग नाम अगर देखते हैं, तो आपने चेक दिया आईसीआईसीआई में, चेक है किसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का. अब आईसीआईसीआई को स्टेट बैंक के उस ब्रांच में भेजना पड़ेगा जहां पर वो चेक ड्रॉ किया गया था. तो अब इसके लिए इजी प्रोसेस क्या है, आईसीआईसीआई बैंक उस चेक का, आपके चेक का एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाएगा जिसको हम ट्रंकेटेड चेक कह रहे हैं, जो कि फिर एसबीआई में भेजा जाएगा, ठीक है. तो इससे जो क्लियरिंग प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा और फास्टन हो जाएगा, जल्दी पैसे उस पर मिल जाएंगे, पेमेंट जो आपका है वो जल्दी मिल जाएगा. तो इसीलिए उसका इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी मेंटेन्ड रहे चेक ट्रांजैक्शन का, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रंकेटेड चेक. एक्सप्लेनेशन टू क्लियरिंग हाउस को क्लैरिफाई करता है. It defines a clearing house as either the central clearing house managed by the Reserve Bank of India or any other clearing house officially recognized by Reserve Bank of India. Clearing houses play a crucial role in processing and settlement of check transaction, ensuring efficient and secure transfer of funds between banks. ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर सिक्योर प्रोसेस में हो, उस चीज से रिलेटेड है क्लियरिंग हाउस. Explanation 3 बताता है provides definition for certain terms used within the section specifically related to electronic transactions and digital signature. It states that terms such as asymmetric crypto system, computer resource, digital signature, electronic form, electronic signature carry the same meaning as defined in Information Technology Act. तो ये सारे जो वर्ड्स है ना, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, क्रिप्टो सिस्टम, ये सारे टर्म्स अगर आप उसको समझना चाहते हो तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को देखना होगा कि ऑल अक्रॉस डिफरेंट एक्ट्स ये टर्म्स जब भी यूज होते हैं उनका वही मीनिंग होता है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दिया गया है. सो दिस इज हाउ अ चेक लुक्स लाइक. आई थिंक चेक तो सबने ही देखा होगा. यहाँ पर आप पे का नाम देख सकते हो, एग्जैक्ट अमाउंट है. अमाउंट ऑब्वियसली चेक में नेम में भी होता है, नंबर नेम में भी होता है, और न्यूमेरिकल्स में भी होता है. अकाउंट नंबर है, किस अकाउंट नंबर से पे किया जाना है. सिग्नेचर है, मल्टी सिटी चेक है ये, स्टेट बैंक का. चेक नंबर यहाँ पर है, एमआईसीआर कोड है, आरबीआई का अकाउंट नंबर है, और ट्रांजैक्शन कोड है, ठीक है. तो मॉडर्न चेक्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं. और मॉडर्न चेक्स को अगर डिकोड करने की कोशिश की जाए तो आप देखोगे यहाँ पर बैंक लोगो और डिटेल्स होगा. उसके बाद ये नंबर 2 क्या है, वॉइड पेंटोग्राफ बोलते हैं इसको. नंबर 3 चेक के प्रिंटर का डिटेल्स है इस साइड में. 4 कितने रुपीस नंबर फॉर्मेट में, और सिग्नेचर, ठीक है. और ये सारे क्या डिटेल्स है वो तो अभी हमने देखा ही पीछे के स्लाइड में. यही सारे डिटेल्स जनरली आपको हर बैंक के चेक में मिलेंगे. ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा. कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है. इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।